કેનેડાના કાનાનાસ્કીસમાં G7 શિખર સંમેલન યોજાયું, જ્યાં વડાપ્રધાન મોદી વિશ્વના નેતાઓને મળ્યા. કેનેડાના પીએમ માર્ક કાર્નીએ પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદી અને કેનેડાના પીએમ વચ્ચે એક બેઠક પણ યોજાઈ. ભારત અને કેનેડાના સંબંધો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું. પીએમ મોદીએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ સાથે પણ બેઠક કરી. તેમણે યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખને સાથે પણ મુલાકાત કરી. પીએમ મોદી જાપાનના પ્રધાનમંત્રીને પણ મળ્યા. G7 સમિટમાં જેટલા પણ દેશો છે તેમાં કેટલાય દેશોના જે વડા છે તેમની સાથે મુલાકાત કરી. G7 સમિટમાં ભારતની હાજરી અંગે કુશલ મહેરાએ નિવેદન આપ્યું છે. ભારત કેનેડાના સંબંધો અંગે ગુજરાત ફર્સ્ટ પર વાતચીત કરતા તેમણે કહ્યું કે ભારતની હાર્ડ પાવર વધી રહી છે. ભારતનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ વધી રહ્યો છે. ભારતને હવે કોઈ ઇગ્નોર ન કરી શકે. ભારત દરેક G7માં આવવાનું છે. G7ના મેમ્બર હોવું જોઈએ ભારત, તેવી પણ તેમણે વાત કરી છે. કુશલ મહેરાએ જાવાર પોડકાસ્ટના હોસ્ટ છે. सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो G7 समिट हो रही है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं. भारत इसमें लगातार 6 बार से G7 समिट अटेंड कर रहा है, भले इसका मेंबर नहीं है, लगभग 12 बार तो अटेंड कर चुका है. तो आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो अब हर कंट्री भारत को तवज्जो दे रही है? बिल्कुल, वो तो कोई उसके बारे में तो कोई दो राय है नहीं. आपकी देखिए, मैं फर्म बिलीवर इन हार्ड पावर हूँ. मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड पावर है इकोनॉमिक माइट एंड मिलिट्री माइट. सॉफ्ट पावर में मैं मानता नहीं हूँ. सॉफ्ट पावर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हार्ड पावर. तो भारत की हार्ड पावर बढ़ते जा रही है. भारत एक इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखें भारत की बहुत अच्छी है. उसकी वजह से भारत को अभी लोग इग्नोर नहीं कर सकते. अब भारत अनइग्नोरेबल हो गया है. तो जब आप अनइग्नोरेबल हो जाते हैं तो आपके साथ यही होता है. तो इस कारण से अभी भारत हर G7 में आने ही वाला है और इवेंचुअली इसको मेरे हिसाब से G7 नहीं, मतलब मुझे तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि भाई G10 कर दो या G8 कर दो. पता नहीं, इनको 8 का नंबर शायद अच्छा नहीं लगता होगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हर टाइम पहले G8 था, रशिया को निकाल दिया, G7 हो गया. तो अभी 8 कर दो. हाँ, वापस इंडिया को डाल दो. हाँ, इंडिया को डाल दो. लेकिन इंडिया तो चाह रहा है कि G10 हो. हाँ, मैं एग्री करता हूँ. मैंने इसलिए G10 बोला. अच्छा, G7 में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, जैसे तो G7 में बात करते हैं इकोनॉमी की, सस्टेनेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, पीस की, एजुकेशन की, हेल्थ की, सबकी बात करते हैं. उसमें इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो G7 में से बाकी की कंट्रीज अगर हम अमेरिका और उनको छोड़ दें तो हमारी इकोनॉमी तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आती है. तो ऐसे देखा जाए तो G7 का मेंबर भारत को होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. और इकोनॉमी का भी साइज हम मेजर कैसे करते हैं? एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया है जो आपने बताया. दूसरा, अगर परचेस पावर पैरिटी में करें तो हम ऑलरेडी 3rd या 2nd हो चुके हैं अभी. तो वो भी एक पीपीपी मेजर करने का भी क्राइटेरिया है. देखिए, G7 में अभी ये लोग कैसे करें? एक इकोनॉमी कंसिस्टेंटली 6 to 7% पे ग्रो कर रही है. मिलिटरीली किसी को डाउट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? बिल्कुल नहीं. और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम में और उसमें भी अब इंडिया का नाम बहुत ही एक तरह से डेवलप्ड कंट्री जैसा हो चुका है कि भाई अमेरिका जिस तरीके से लड़ता है, इजराइल लड़ता है, अभी भारत भी ऐसे ही लड़ता है. G7 में भारत के बिना G7 हो नहीं सकता. वो G7 इनकम्प्लीट होगा. और ये रियलिटी को अभी मैं क्या कहूँ, अभी धीरे धीरे जो कहते हैं ना कि अभी इसको इंडिया कनाडा के रिलेशंस से भी आंकलन अगर किया जाए ना, तो कैनेडियंस को एक वो पुराने भारत की आदत थी. छोटी इकोनॉमी, बहुत गरीबी, बहुत भुखमरी, लोग सिर्फ यहीं भाग के आना चाहते थे. आप समझ रहे हैं? मगर अब वो जो मीम था ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीरें बदल गई. तो अभी हर आदमी का वक्त बदल रहा है. तो अभी एक इनको आदत नहीं थी. इनको है ना ये बोलता भी है वापस. आप देख रहे हो ग्लोबल अफेयर्स में ना, अब भारत वापस बोल रहा है ना, ये थोड़ा समय लग रहा है और पच नहीं रहा है. और दूसरा क्या मालूम है, बाकी की जो 2 देश जिनकी हम बात करते हैं ना, जिनसे जिसको वियर्ड नेशन बोलते हैं, वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंग्लिश स्पीकिंग, इंडस्ट्रियलाइज, ये सब जो पूरा एक्रोनिम है. रशिया
अंग्रेजी में बात नहीं करता, चीन अंग्रेजी में बात नहीं करता। ये पहला देश आया है जो ये वियर्ड नेशंस के पैंथियन के बाहर है, जो इनको अंग्रेजी में पेलता है, इन्हीं की भाषा में इनको सुनाता है। तो आप समझ रहे हो वो मानसिक जो बदलाव है ना, आप G7 को उस आंकलन से समझो। इसीलिए इंडिया पच नहीं रहा है बहुत सारे लोगों को, बहुत और चूपता है कि भाई एक गरीब कंट्री आज कैसे हमारे समकक्ष आके खड़ी हो गई है। एक तो मीम बनाता है, ऊपर से इंग्लिश में मीम बनाता है ये चीटिंग है। तो दूसरा एक और चीज, यहाँ का डायस्पोरा क्या समझता है, भारत और कनाडा के रिलेशन अच्छे हों, कैसे अच्छे हों, उसके लिए यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या? डायस्पोरा मुझे बहुत बुरा लगता है, कैनेडियन डायस्पोरा के लिए खास तौर पे। अमेरिकन डायस्पोरा की तो फिर भी कोई सुन लेते हैं, कैनेडियन डायस्पोरा थोड़ा बेचारा पीछे रह गया है। देखिए जैसे कनाडा एज अ कंट्री अमेरिका की छत्रछाया में पीछे रह जाता है ग्लोबल डिस्कोर्स में, हमारा कैनेडियन डायस्पोरा भी अमेरिकन डायस्पोरा की छत्रछाया में पीछे रह जाता है। मैं कोई अमेरिकन डायस्पोरा को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। उसमें अमेरिकन डायस्पोरा की गलती नहीं है, सर्कमस्टांसेस है। एक और चीज भी ऐसा है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मार्क कार्नी से। सब लोग बोलते हैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करते हैं देश में सकारात्मक पहलू रखते हैं, ये भी रखते हैं। तो अब इन दोनों के उसके अंदर बहुत अच्छा भारत और कनाडा का रिलेशन हो जाएगा। कॉशियस ऑप्टिमिज्म, मैं आपको ये कहूंगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो छाछ फूक फूक के पीजिए। थोड़ा समय दीजिए प्रधानमंत्री। अभी तक तो कोई भी ऐसा कारण नहीं दिया जा रहा कि उंगली उठा के बोल दिया जाए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में भी यही रहेगा। तो मैं तो जज करूंगा 2 साल बाद, 2 साल के बाद। अभी ये कैसा होता है मालूम है कि अरे उसने 4 बाउंड्री बहुत मारी अच्छी, डेब्यू पे 100 मार दिया और बाद में जिंदगी में कभी रन नहीं बनाए। अभी डेब्यू है, डेब्यू की परफॉर्मेंस पे जज नहीं करना चाहिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू कुशल जी। तो ये थे कुशल जी, और उन्होंने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से बताया कि किस तरीके से भारत और कनाडा का रिलेशन है, किस तरीके से आगे रिलेशन बढ़ सकता है G7 कंट्रीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पे भारत का जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ा है इन दिनों, तो उससे लेकर विदेश के लोग क्या सोचते हैं, कई चीज़ों पे हमने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार द्विपक्षीय वार्ताएं इस वक्त चल रही हैं, और भारत एक स्ट्रांग नेशन के तौर पर पहचाना जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये लोगों के अंदर जो एक बात थी भारत को लेकर, वो अब लोग भारत से थोड़ा सा डर के रहना पसंद करते हैं। सबको पता चल गया है कि भारत क्या कर सकता है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने कहा था कि भारत घर में घुस के मार सकता है, ये नया भारत है। लेकिन अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ये भारत, नए भारत का भी एडवांस वर्जन है, जो बहुत ही सशक्त भारत के तौर पे हमने सभी ने देखा है, और विश्व भी इसी तरीके से भारत को देख रहा है। इसलिए अब भारत को कोई नज़रअंदाज करने की, हिमाकत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कोई हिमाकत नहीं करना चाहता है। भारत के बढ़ते प्रभुत्व और भारत की बढ़ती ताकत को हर कोई आज साथ में लेकर चलना चाहता है। भारत से अच्छे रिश्ते बनाना हर किसी कंट्री की जवाबदेही भी है और उनकी मजबूरी भी है, और उनके लिए आने वाला भविष्य भी भारत से जुड़ के ही चलेगा। ये कारण ये है कि ग्रुप 7 कंट्रीज, ग्रुप 7 G7 हो या G20 हो, भारत का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है।